नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। जैसा कि अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हमने हिंदी में सबसे पहले पढ़ा वर्णमाला। वर्णमाला में हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण और आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण। जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा प्रकार है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है। दूसरा है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। और तीसरा है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। इन तीनों जो वर्ग हैं इसके, ये तीनों जो इसके प्रकार हैं व्यंजनों के वर्गीकरण के, इसको हम एक तालिका के माध्यम से समझेंगे। वो देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले लेते हैं अपन स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले अपन कहाँ आते हैं? स्पर्श व्यंजन पे। ठीक है। क्योंकि हम बात व्यंजन की कर रहे हैं, पहले व्यंजन की तालिका बना ली जाए। व्यंजन की तालिका बना लेते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करते समय हमारे जो फेफड़े हैं उनमें से कुछ हवा बाहर आती है और वो हवा हमारे मुख के किसी न किसी स्थान को, मुख के अंदर किसी न किसी स्थान को स्पर्श करके बाहर आती है, तो वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है हिंदी मानक वर्णमाला में कौन कौन से होते हैं? क से म तक। कहाँ तक होते हैं? क से म तक। ये जो व्यंजन होते हैं क से म तक, इन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ग के फॉर्म में होते हैं। जैसे किसी मैट्रिक्स के रूप में 5x5 की मैट्रिक्स बनती है ना, उसी प्रकार से किसी वर्ग के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए
स्पर्श व्यंजन का क्या बताया गया है कि मुख में वो जो शब्द को उच्चारित करते समय जो हवा है वो मुख में कहीं ना कहीं स्पर्श होती है, कहीं ना कहीं टकरा के बाहर आती है। इस वजह से क्या है, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। वो कौन कौन से वर्ग हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये कितने वर्गों में विभाजित किए गए हैं? 5 वर्गों में। अब इन वर्गों का उच्चारण स्थान कौन सा है वो देख लेते हैं, क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन है तो कहीं ना कहीं वो जो मुख में आने वाली हवा है वो स्पर्श होगी। वो कहाँ स्पर्श होती है वो हम अब समझेंगे। देखिए, सबसे पहले होती है क। क वर्ण का उच्चारण जब हम करते हैं तो वो जो स्वर है या वो जो हवा है वो कंठ से होकर निकलती है। कहाँ से? कंठ से। तो क वर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। च वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो च हमारी तालु से स्पर्श करके निकलती है, तो इसको तालु से निकलने का कारण क्या कहते हैं? तालव्य, है ना। उसके बाद है ट। जब ट वर्ग का उच्चारण किया जाता है तो वो जो हवा है वो हमारी मूर्धा को स्पर्श करके निकलती है। इन शब्दों को क्या कहा जाएगा या इस वर्ग को क्या कहा जाएगा? मूर्धन्य। उसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारी दांतों को टच होती है, तो इस वर्ग को क्या कहा जाता है? दंत्य। क्या कहा जाता है? दंत्य। और आखिरी वर्ग है हमारा प। जैसे ही हम प को उच्चारित करते हैं तो हमारे जो होठों की मूवमेंट होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ओष्ठ। कहाँ से उच्चारित होता है ये? ओष्ठ से। ठीक है, क्लियर। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो क से लेके म तक होते हैं, और जो क वर्ग होता है उसका उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का तालु से होता है, ट वर्ग का मूर्धा से होता है, त वर्ग का दंत्य से होता है और प वर्ग का ओष्ठ से होता है। ठीक है, ये हुआ व्यंजनों के वर्गीकरण का पहला प्रकार। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा प्रकार। दूसरा क्या था हमारा? घोषत्व के आधार पर। किसके आधार पर? घोषत्व के आधार पर, है ना। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोषत्व के आधार पर। अच्छा, पहले हम पढ़ चुके हैं कि घोषत्व कितने प्रकार के होते हैं। घोषत्व होते हैं 2 प्रकार के। वो कौन कौन से होते हैं? अघोष और सघोष। कौन कौन से होते हैं वो? अघोष और सघोष। हम पहले पढ़ चुके हैं इसको कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। ठीक है, जिन स्वरों को उच्चारित करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें कंपन होगा वो स्वर सघोष स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? अघोष स्वर कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं, है ना, या अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब अपन देखते हैं कि इस वाले वर्ग, ये जो वर्ग हमारा वर्ग बना हुआ है क से लेके म तक का, इसमें कौन कौन सी जो वर्ण हैं, कौन कौन से वर्ण सघोष हैं और कौन कौन से वर्ण अघोष हैं। सबसे पहले बात की जाए क वाले स्तंभ की। सबसे पहले बात की जाए क वाले स्तंभ की। जो क जो स्तंभ है आप उच्चारित करके देखिए क। जैसे ही हम क बोलते हैं हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, तो स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता। तो ये क्या हुआ? अघोष। क्या हुआ ये? अघोष। अघोष, है ना। ठीक है, अब हम उच्चारित करते हैं ख। जैसे क, च, ट, त, प। ये पूरा स्तंभ हमने उच्चारित किया तो हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हुआ, तो ये अघोष हुआ। इसी प्रकार हम करेंगे ख। जब ख का उच्चारण करते हैं तो हमारी स्वर तंत्रियों में कोई कंपन नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ? अघोष। क्या हुआ ये? अघोष। ये भी क्या हुआ? ये अघोष।
ठीक है। तो क के बाद आता है ख, छ, ठ, थ, फ। तो इस वाले स्तंभ को भी काय में रखा गया, अघोष में। तो कहा, उसके बाद हम तीसरा स्तंभ लेते हैं, ग वाला। तो जैसे हम ग का उच्चारण करते हैं तो ग के उच्चारण के वक्त हमारा जो स्वर तंत्रियाँ हैं उसमें कुछ हल्का कंपन होता है ना। तो कंपन हुआ, दैट मीन्स वो क्या हो गया, सघोष। क्या हो गया वो, सघोष, क्योंकि घोष के साथ ध्वनि उत्पन्न हुई इसलिए सघोष। ठीक है। तो ग, ज, ड, द, ब, है ना। तो ये जब इस स्तंभ को उच्चारित किया गया तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हुआ, दैट मीन्स यह घोष के साथ उत्पन्न हुआ, ये सघोष है। उसके बाद अगला स्तंभ घ, झ, ढ, ध, भ। इस स्तंभ को उच्चारित करते समय भी हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन हुआ, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, सघोष। क्या हुआ, ये सघोष। अब अंतिम स्तंभ को हम देखेंगे, ड़, ण, ण, न और म। ये जो स्तंभ है इसको बोलते वक्त भी क्या होता है, हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, सघोष। ठीक है। तो अब इस तालिका के आधार पर हम बता सकते हैं कि जो वर्णमाला का पहला और दूसरा स्तंभ होता है वो क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, क्लियर। ये हमारा दूसरा पॉइंट था काय का, व्यंजनों के वर्गीकरण का। अब तीसरा और अंतिम पॉइंट देख लेते हैं अपन। तीसरा और अंतिम पॉइंट वो क्या होता है, प्राणत्व के आधार पर। काय के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। अच्छा, हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि प्राणत्व के जो आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं महाप्राण और एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण। प्राण का अर्थ होता है वायु। जिस वर्ण को उच्चारित करते समय हमारे मुख से अधिक वायु बाहर आए वो होगा महाप्राण, और जिस वर्ण को उच्चारित करते समय हमारे मुख से कम वायु बाहर आए उसे कहेंगे अल्प प्राण। अब यहाँ वर्ग के अंतर्गत हम देख लेते हैं, जब हम ये जो पहला स्तंभ है इसको उच्चारित करके देखते हैं। कैसे, क, च, ट, त, प, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में वायु बाहर आती है। बहुत ही कम मात्रा में क्या आती है, वायु बाहर आती है, तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्प प्राण। क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। उसके बाद हम दूसरा स्तंभ लेते हैं, ख, छ, ठ, थ, फ। जब हम इस स्तंभ को उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ज़्यादा, अल्प प्राण की तुलना में कुछ अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है, तो ये क्या हो गया, महाप्राण। ये क्या हुआ, महाप्राण। इसी प्रकार जब ग, ज, ड, द, ब को उच्चारित किया जाता है तो हमारे मुख से कम वायु बाहर आती है, दैट मीन्स ये भी क्या हुआ, अल्प प्राण। उसके बाद जब हम घ, झ, ढ, ध और भ का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से थोड़ी अधिक मात्रा में वायु बाहर आती है, दैट मीन्स ये क्या हुआ, महाप्राण। अंतिम स्तंभ को देखा जाए अगर, ड, ण, ण्य, न, म, तो इसमें भी क्या हुआ, बहुत कम मात्रा में वायु बाहर आती है, तो ये क्या हुआ, अल्प प्राण। ठीक है, इसका एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि यदि कम मात्रा में वायु बाहर आए तो अल्प प्राण, और अधिक मात्रा में वायु बाहर आए तो महाप्राण। ठीक है, ये हुआ अल्प प्राण। अब इस तालिका के माध्यम से हमने तीनों ही चीज़ें क्लियर कर ली, तीनों ही पॉइंट क्लियर कर लिए। क्या क्या, कि जो पहला पॉइंट था स्पर्श के आधार पे, तो क वर्ग कंठ से स्पर्श होकर निकलता है, च तालु से, ट मूर्धा से, त दंत से, प ओष्ठ से। दूसरा पॉइंट था घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर हमारा पहला और दूसरा जो स्तंभ था वो क्या था, अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या था,
सघोष। और इसी तालिका के माध्यम से हमने तीसरा पॉइंट देखा कि प्राणत्व के आधार पर तो कह सकते हैं पहला, तीसरा और पांचवा जो स्तंभ होता है वो अल्प प्राण होता है और दूसरा और चौथा क्या होता है, महाप्राण होता है। क्लियर। देखिए अब क से लेके म तक की बात तो अपन ने यहाँ पे कर ली, किंतु आगे देखा जाए तो वर्णमाला में और भी वर्ण होंगे, है ना। तो म तक तो आपने तीनों ही पॉइंट समझ लिए। अब हम आगे के व्यंजनों की बात करेंगे। ये हो गए स्पर्शी व्यंजन। आगे के व्यंजन को हम इस प्रकार देखेंगे। अब जो आगे के व्यंजन है, अच्छा आगे के व्यंजन कौन से होते हैं, एक तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व, ठीक है। अब इसमें भी पहला पॉइंट कौन सा, स्पर्श, है ना। तो स्पर्श का स्थान इनका क्या होगा, स्पर्श स्थान, ठीक है। और स्पर्श स्थान के बाद ये इनका घोषत्व क्या होगा और इनका प्राणत्व क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं भाई यह जब को बोला जाता है, यह वर्ण को जब बोला जाता है तो हमारे तालू पर हमारी जीभ टच होती है या फेफड़ों से आने वाली जो हवा है वो हमारे तालू से छू के निकलती है, तो ये कौन सा होता है, तालव्य। क्या होता है ये, तालव्य। र और ल, र और ल को जब बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो हमारे दंत मूल को टच होती है, तो ये कहाँ से आते हैं, दंत मूल से। कहाँ से आते हैं, दंत मूल से। उसके बाद आता है व। जब व का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ऊपर के दांत है वो नीचे के होंठ को टच करते हैं, तो वो क्या होते हैं, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। क्या होते हैं वो, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ, है ना। अब बात की जाए इनके घोषत्व की। देखिए इस वर्ग को जब उच्चारित किया जाता है य, र, ल, व, तो य, र, ल, व को उच्चारण करते समय हमें अंदर से कंपन महसूस होता है, य, र, ल, व। तो ये सभी क्या हुई, क्योंकि ये घोष के साथ उत्पन्न हुई है इसलिए ये सब क्या है, सघोष है। क्या है ये, सघोष, क्योंकि ये हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ बाहर आती है। अब बात की जाए प्राणत्व की। अब आप इसको वापस उच्चारित करके देखिए, य, र, ल, व। जब इनको उच्चारित किया गया तो बहुत ही कम मात्रा में हमारे मुख से वायु बाहर आई, तो ये क्या हुए, अल्प प्राण। क्या हुए ये, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और ये भी क्या हुआ, अल्प प्राण, और ये अल्प प्राण। क्लियर है ना। अब अपन अगला वर्ग लेंगे इनका, अंतस्थ वर्ग के बाद कौन सा आता है, ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म संघर्षी वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, ऊष्म संघर्षी वर्ग, ऊष्म संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। अब इनका उच्चारण स्थान या इनका उच्चारण स्थान या स्पर्श, उच्चारण स्थान या ये क्या होगा, स्पर्श स्थान, स्पर्श स्थान, और इनका घोषत्व और इनका प्राणत्व, ठीक है। इसके बाद आता है य, र, ल, व तो पढ़ लिया हमने। अब य, र, ल, व के बाद जाता है ऊष्म संघर्षी।
उसका होता है श, श, स और ये होता है ह, है ना। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं श। श का उच्चारण कौन से स्थान से होता है? तो श का उच्चारण होता है तालव्य से। कहाँ से होता है? तालु से, और इसको तालव्य कहा जाता है। श, स और ये। तो जो ये श का उच्चारण होता है, श का उच्चारण होता है मूर्धा से। कहाँ से होता है? मूर्धा से। मूर्धन्य भी कहा जाता है इसको। श का उच्चारण मूर्धा से होता है और इसे मूर्धन्य कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद है स। स का जो उच्चारण होता है वो होता है दंत मूल से। कहाँ से होता है वो? दंत मूल से या दंत्य से। और ह का जो उच्चारण करते हैं तो वो कहाँ से उच्चारित होता है? हमारे कांकल्य से। कहाँ से? हमारी वोकल कार्ड या कांकल्य से। कहाँ से उच्चारित होता है वो? कांकल्य से। ठीक है, अब घोषत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो श को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारे स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होता है, यानी कि यहाँ क्या होता है? अघोष। श का उच्चारण के समय भी हमारे स्वर तंत्रियों में कुछ कंपन नहीं होगा, तो यह भी क्या होगा? अघोष। तो क्या स को उच्चारित करते हमारी स्वर तंत्रियाँ कंपन हुई? नहीं, तो ये भी क्या हो गई? अघोष। अब आप ह का उच्चारण करके देखिए। ह, जैसे आपने ह बोला तो आपके स्वर यंत्र है उसमें एक वाइब्रेशन हुई। ह मतलब ये क्या हो गया? सघोष, क्योंकि घोष के साथ बाहर आया इसलिए इसका नाम क्या है? इसका कौन सा हुआ? सघोष। ठीक है, प्राणत्व। अब प्राणत्व के आधार पर हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या होता है। श को बोलते हुए हमारे मुख से हवा बाहर आई, दैट मीन्स ये महाप्राण हुआ, है ना। श को बोलते हुए भी हमारे मुंह से श को बोलते हुए हवा बाहर आती है, तो ये भी क्या हुआ? महाप्राण, है ना। स को बोलते हुए हमारे मुख से हवा बाहर आती है तो क्या हुआ? महाप्राण। और जब हम ह का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से अधिक मात्रा में हवा बाहर आती है, इसलिए ये भी क्या हुआ? महाप्राण। ठीक है, क्लियर। श, स और ह ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन थे। ठीक है, इनका ये स्पर्श स्थान, ये घोषत्व और ये प्राणत्व। सिर्फ ह ही एक ऐसा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है जो सघोष होता है, सिर्फ ह ही है, बाकी सारे ही क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारे में आता है, हमारी वर्णमाला में अगली लाइन आती है श, त्र, ज्ञ और श। ये जो चार व्यंजन आते हैं इनको हम व्यंजन में ना गिन के किस में गिनते हैं? संयुक्त व्यंजन में। किस में गिनते हैं? संयुक्त व्यंजन में, इसलिए इनका उल्लेख इस वर्गीकरण में नहीं किया गया। इसके बाद दो शब्द आएंगे हमारे, उसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ। सबसे पहले हम समझते हैं कि ड और ढ होता क्या है। इनको द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहा गया? इनका क्या नाम रखा गया? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द्विगुण व्यंजन। और इनकी जरूरत क्यों पड़ी, है ना। द्विगुण व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनमें दो व्यंजनों के गुण होते हैं। मान लीजिए अगर हम बात करें ड की, जिसकी हम बात करें वो है ड की, तो एक होता है ड और एक होता है अण्य, है ना। इस ड में इस ड के भी गुण होते हैं और इस अण्य के भी गुण होते हैं।
तो ये दो व्यंजनों के गुण का एक व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, द्विगुण व्यंजन, है ना। और उसके बाद अपन देखते हैं ढ। हमारा जो अगला द्विगुण व्यंजन है ढ, उसको देखते हैं। उच्छिप्त, इन्हें उच्छिप्त क्यों कहा गया ये देखा जाता है। उच्छिप्त का अर्थ होता है ध्वंस या उछला हुआ, ठीक है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं ड और ढ का, तो इनका जो साउंड होता है या इनका जो स्वर आता है या इनका जो उच्चारण आता है वो थोड़ा सा उछला हुआ होता है, यानी कि ड से ज़्यादा अण्य से कम ड, है ना। जैसे जड़, आप जड़ नहीं बोल सकते, आप जड़ नहीं बोल सकते, है ना। आपको क्या बोलना पड़ेगा, जड़, यानी कि ड से उछला हुआ स्वर, ठीक है। इसी प्रकार पढ़ाई, तो उच्छिप्त यानी उछला हुआ व्यंजन, उछला हुआ स्वर या ध्वंस, और द्विगुण यानी दो गुणों से मिलकर बना हुआ व्यंजन, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं ड और ढ, ये कहाँ से आए हैं, इनका उच्चारण स्थान, तो ये दोनों ही कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से। इनको मूर्धन्य कहा जाता है। कहाँ से उच्चारित होते हैं ये, मूर्धा से, और इनको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य। क्या कहा जाता है इनको, मूर्धन्य, ठीक है। उसके बाद होते हैं ये इनका घोषत्व, क्या होता है इनका घोषत्व, और उसके बाद होता है प्राणत्व, ठीक है। क्या होता है, घोषत्व और प्राणत्व। अब अगर अपन देखेंगे इसको, है ना, तो जब ड का उच्चारण किया जाएगा, जब ड का उच्चारण अगर हम करेंगे तो कैसे आएगा, ड, कैसे आएगा, ड। ड का अर्थ क्या होता है, ड को जब उच्चारित करेंगे तो हमारे स्वर तंत्रियों में क्या होता है, कंपन, क्या होता है, कंपन, तो ये क्या होता है, सघोष। उसी प्रकार ढ का उच्चारण करते हुए भी क्या होता है, हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो वो भी क्या हुआ, सघोष। अब बात की जाए प्राणत्व की, ड इजीली बोल पाए और मुख से बहुत ही कम हवा बाहर आई, तो ये क्या हो गया, अल्प प्राण। और ढ बोलने में हमें प्रेशराइज करना पड़ा और अधिक वायु बाहर आई, तो वो क्या हो गया, महाप्राण। वो क्या हो गया, महाप्राण। क्लियर। ये हमारा जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हो गया पूरा। पहले हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, अब हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण क्या हो चुका है, पूरा, है ना। इसके बाद एक टॉपिक आता है छोटा सा, वो है नुक्ता या तल बिंदु। नुक्ता या तल बिंदु, नुक्ता या तल बिंदु। अच्छा, ये नुक्ता या तल बिंदु क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ जो शब्द हैं विदेशी भाषा से, अरबी फारसी से वो आके मिक्स हो चुके हैं। इसलिए वो जो स्वर हैं या वो जो हम लोग दूसरी भाषाओं के जो शब्द यूज़ करते हैं उनके प्रकार करें, वो देखिए वो कौन कौन से होते हैं। हमने दूसरी भाषाओं से कौन कौन से शब्द हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं वो देखिए। वो पहला है अरबी फारसी से आगत शब्द। अरबी फारसी से आगत शब्द, अरबी और फारसी से आगत शब्द कौन कौन से हैं देखेंगे हम। वो है अ, क, ख, ग, ज और फ, जिसमें ये जो अ से लेके ग, ये जो चार शब्द हैं इनका जो प्रयोग है वो अत्यंत कम होता है। हिंदी में इन शब्दों का प्रयोग बहुत ही कम होता है, किंतु ये जो है ये दो शब्द हैं ये प्रचलन में हैं। ये दोनों शब्द क्या है, थोड़े हमारी हिंदी भाषा के लेखन में प्रचलन में हैं। अब अपन देखते हैं कैसे, है ना। जैसे जब हम लिखते हैं ज, ज़मीर, है ना, ज़मीर लिखते हुए हमें ज के नीचे इस बिंदु का प्रयोग करना पड़ता है और ये बिंदु ही क्या कहलाता है, नुक्ता या तल बिंदु। ठीक है,
जब इस प्रकार का बिंदु किसी वर्ण के तल में लग जाता है तो हमें उसको उच्चारित करते वक्त कुछ अधिक बलपूर्वक उस शब्द को उच्चारित करना होता है, जैसे ज को ज, है ना। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि हमें कौन से शब्द के नीचे नुक्ता लगाना है और कौन से शब्द के नीचे नुक्ता नहीं लगाना है, क्योंकि नुक्ता के प्रयोग से क्या होता है कि नुक्ता के जो प्रयोग से हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन से शब्द के नीचे नुक्ता लगाना है और कौन से शब्द के नीचे नुक्ता नहीं लगाना है। इसको जानने का एक बहुत ही आसान और सरल तरीका है, वो क्या है, यहाँ देखिए। अगर बात की जाए क की, ठीक है, कि कहाँ क आएगा और कहाँ क आएगा, कहाँ क आएगा और कहाँ क आएगा, तो पहले जो शब्द है, मान लीजिए क से हम किताब लिखते हैं और क से हम कुर्बान लिखते हैं, कुर्बान। तो पहले इस शब्द को इंग्लिश में स्पेल, जब आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो या देखा हो, तो उसकी स्पेलिंग अपने दिमाग में रिकॉल कीजिए। जैसे किताब, किताब को कुछ इस प्रकार से इंग्लिश में अपन लिखते हैं, और कुर्बान, तो कुर्बान को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ समझिए कि जब क, नुक्ता तल वाले क का यूज़ किया गया तो हमने क्या यूज़ किया, क्यू, क्या यूज़ किया, क्यू। और जब क का यूज़ किया तो क्या यूज़ किया, क, के, क्या यूज़ किया, के। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं कि जिस हिंदी की शब्द की हमें इंग्लिश करने में क्यू शब्द का इस्तेमाल करना पड़ जाए, वहाँ क के नीचे क्या आएगा, नुक्ता या तल बिंदु आएगा। इसी प्रकार हम एक और देख लेते हैं, ग, क्या देखते हैं, ग। एक होता है ग और एक होता है ग। अब मान लीजिए ग से हम लिखते हैं गुनाह, ग से हम लिखते हैं गुनाह। ग से हम गुलाम, है ना, और ग से लिखते हैं गुनाह। ठीक है। अब देखिए, जब हम गुलाम की स्पेलिंग लिखेंगे तो हम स्पेलिंग क्या करेंगे, GULAM। दैट मीन्स हमने काय का प्रयोग किया, जी का। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, ग, ग है ना। और यहीं अगर हम गुनाह लिखते हैं तो गुनाह के लिए हम GH का प्रयोग करते हैं, GH का प्रयोग करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ग के नीचे क्या होगा, नुक्ता होगा, और ये गुनाह ग पे थोड़ा प्रेशराइज करके बोला जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा ज, ज और ज। ठीक है। मान लीजिए मैं लिखूं जंगल और यहाँ लिखूं जमीन, तो जब मैं जंगल लिखूंगी, जब मैं जंगल शब्द लिखूंगी तो जंगल शब्द को कैसे स्पेल करूंगी, JUNGL। लेकिन जब मैं ज़मीन लिखूंगी तो ZAMEEN। तो यहाँ पे अंतर पता चलता है कि जब हम जंगल लिखते हैं तो J का प्रयोग करते हैं, कि जब ज़मीन का लिखते हैं तो Z का प्रयोग करते हैं, है ना। जहाँ Z आ जाए वहाँ ज के नीचे क्या होगा, नुक्ता होगा। ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं हम, फ, फ, फ और फ। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको लिखना है फुलकारी, क्या लिखना है, फुलकारी, तो और यहाँ लिखना है फना। तो जब मैं आपको फुलकारी लिखने की कहूँगी तो आप कुछ इस प्रकार से स्पेल करेंगे, फुलकारी। लेकिन जब फना की कहूँगी तो आप कुछ इस प्रकार से स्पेल करेंगे, यानी कि इस फ के लिए PH आएगा और इस फ के लिए क्या आएगा, F आएगा। ठीक है। क्लियर कि कहाँ हम कौन से शब्द में हमें नुक्ता लगाना है और कौन से शब्द में हमें नुक्ता नहीं लगाना है। यह सबसे आसान तरीका है ये याद रखने का कि आपको कौन से शब्द के नीचे नुक्ता लगाना है। उसकी स्पेल आप मन में याद कीजिए और पता कीजिए कि उसमें नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद एक और भाषा है विदेशी भाषा। कौन सी भाषा, विदेशी भाषा।
वहाँ से भी हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आए हैं, विदेशी भाषा से भी हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द आया है। वो क्या है? अ। क्या है वो? अ। विदेशी भाषा से आगत शब्द, विदेशी भाषा से आगत वर्ण, वो क्या है? ओ। क्या है वो? ओ। इस ओ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, आपने देखा होगा सॉरी, फ्रॉक, फादर, सॉरी फ्रॉक, है ना। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, है ना, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें ऊपर क्या होता है? ये अर्धचंद्र बिंदु। इसे क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। इसका प्रयोग किया जाता है, इस अर्धचंद्र बिंदु का, है ना। तो इस अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग जहाँ किया जाएगा वो क्या है? विदेशी भाषा से आगत शब्द है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद हमारा एक लास्ट और अंतिम वाला, इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम टॉपिक है, वो है अयोगवाह वर्ण। कौन से वर्ण? अयोगवाह। पहले अयोगवाह क्या होता है इसको हम समझते हैं। अयोगवाह, इसको 3 प्रकार से हम समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे योग, यानी कि योग का मतलब होता है जो किसी से जुड़ा हो, और अयोग का मतलब होता है जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं हो, जिसका योग किसी से नहीं हो। और वाह का होता है वहन करना। ठीक है, यानी कि जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं हो फिर भी कुछ वहन करे, उसको क्या कहते हैं? अयोग वाह। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझेंगे। हमारी हिंदी मानक वर्णमाला में 2 शब्द हैं, अम और अह। ठीक है, इन 2 वर्णों को ना स्वर में गिना जाता है ना व्यंजन में गिना जाता है। स्वर में और व्यंजन में दोनों ही नहीं गिने जाने के कारण, क्योंकि इनका जो जातीय मान है, इनका जो जातीय वैल्यू है इनकी जो, वो ना तो स्वर से मेल खाती है और ना ही व्यंजन से मेल खाती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोग। क्या कहा जाता है? अयोग, क्योंकि इनका योग किसी से नहीं होता। इन दोनों शब्दों का योग किसी से नहीं होता। ठीक है, इनको एक नाम से और पुकारा जाता है, अम और अह। इनको एक नाम से और पुकारा जाता है, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु वर्ण। क्योंकि इसके सिर पर बिंदी है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बिंदु वर्ण। और इसको इसको क्या बोलते हैं? पश्च बिंदु वर्ण। क्या बोलते हैं? पश्च बिंदु वर्ण, है ना। शीर्ष बिंदु वर्ण क्योंकि इसके सिर पे बिंदी है, और पश्च बिंदु वर्ण क्योंकि इसके पीछे 2 बिंदी है ना। अब देखिए, अम और अह, इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्वर नहीं है ना। स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ये अ की सहायता से बोले जाते हैं। ये क्या करते हैं? अ की सहायता से बोले जाते हैं, अ की सहायता। तो अब ये स्वर नहीं हुए, है ना। किंतु जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन में जो स्वर का उच्चारण होता है, जैसे मान लीजिए हमने क बोला तो क के साथ अ पीछे जुड़ता है, लेकिन इसमें तो अ आगे जुड़ गया, है ना। इसमें जो स्वर था वो आगे जुड़ गया, लेकिन यदि हम व्यंजन क का उच्चारण करते हैं तो जो स्वर होता है वो कहाँ जुड़ता है? पीछे जुड़ता है। तो अब ये व्यंजन भी नहीं हुआ, ना तो ये स्वर हुआ और ना ही ये व्यंजन हुआ, लेकिन फिर भी ये एक अर्थ का वहन करते हैं। क्या करते हैं? ये एक अर्थ का वहन करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा गया। यानी कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका जातीय मान ना तो स्वर से मेल खाता है ना ही व्यंजन से मेल खाता है, किंतु वे फिर भी किसी अर्थ का वहन करते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? अयोगवाह वर्ण। ठीक है, क्लियर।
तो आज हमने पढ़ा व्यंजनों का वर्गीकरण, उसके बाद नुक्ता तल वाले बिंदु, और उसके बाद हमने पढ़ा अयोगवाह। ठीक है, ये वर्णमाला का चैप्टर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।